एक दुल्हन बनी कातिल। आखिर क्यों? उसने अपने पति को मार डाला। नई नई शादी हुई और फिर शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी में कुछ ऐसी बात हुई कि उसने अपने पति को ही मार डाला। नमस्कार, आदाब। मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार से एक ऐसी घटना जो अभी हाल ही में हुई है। यह घटना है सन 2023 15 अक्टूबर की। दोस्तों, बिहार यानी पटना में एक परिवार रहता था, राजवीर सिंह का। इनकी पत्नी सरस्वती और बड़ा बेटा रणवीर सिंह, छोटा राजू, और एक इनकी बेटी भी थी जिसका नाम शालू था। रणवीर की शादी बड़ी ही धूमधाम से बिहार में ही किसी गांव में इसकी फैमिली ने की थी और ये रिश्ता काफी टाइम पहले मतलब हुआ था, लगभग कोई 1 साल पहले। और उसके बाद शादी की तैयारियां होनी शुरू हुई। दोनों परिवार बड़े ही खुश थे, शादी का माहौल था, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है, उनके घर पे एक लेटर आता है, यानी रणवीर के घर पे राजवीर के पिता को वो लेटर मिलता है। और एक गुप्त लेटर था वो, जिसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ था कि आपने ये रिश्ता करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं आपके लिए आपका एक शुभ चिंतक हूं जो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, और मैं आपको आने वाले कल से आगाह करना चाहता हूं कि प्लीज आप इस रिश्ते से हट जाए, ना कर दें। आप अपने बेटे की अगर जिंदगी चाहते हैं तो उस लड़की से इसकी शादी ना करें। ये लेटर पढ़कर बड़ा ही अजीबोगरीब उन्हें फील होता है और वो इस लेटर के बारे में एक दोस्त से बताते हैं कि देखो इस तरह गुप्त लेटर आया है, क्या किया जाए। घर में शादी का माहौल था, हलचल सी मच जाती है। वो अपने गांव के मतलब जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, बड़े कुछ 4 लोग होते हैं, उन्हें बिठाते हैं, पंचायत जोड़ते हैं और कहते हैं जी देखो ऐसे ऐसे लड़के का रिश्ता किया है और किसी ने मुझे ये गुप्त लेटर भेजा है और मैं परेशान हूं कि मैं आखिर उस लड़की से अब शादी कैसे करूं। दिल में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा मतलब किसी ने रिश्ते की बात हटाने के लिए तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन दी है और बहकाने की कोशिश की है कि तुम्हारे लिए आने वाला कल अच्छा नहीं होगा, ताकि तुम रिश्ता ना करो। ऐसा मत सोचो। फिर लड़की के परिवार वालों को भी बुलाया जाता है, उनसे भी मतलब ये बात रखी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे कोई लेटर आया। वो बड़ी ही मतलब सफाई के साथ ये कहते हैं कि देखो भाई, हमारा कोई ऐसा खास दुश्मन होगा जो नहीं चाहता है कि भाई रिश्ता हो, या फिर आपका कोई ऐसा खास होगा जो नहीं चाहता होगा कि भाई आपके बेटे का रिश्ता हो। दोनों बातें सामने आती हैं और गांव के जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि छोड़ो ये सारी बातें, और जब दोनों मतलब पक्ष राजी हैं शादी के लिए, दोनों परिवार, तो फालतू लोगों को बीच में आने ही मत दो। शादी की तैयारियां कर रहे हो और शादी करो। खैर, लड़के का जो पिता होता है वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन लड़के की मां सरस्वती सरस्वती इस बात को नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि उसे अपने बेटे की परवाह होती है। वो कहती है कि नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती, जहां पर शादी से पहले इतनी बड़ी कुनेट हो रही है और ऐसी ऐसी बात सामने आ रही है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वहां अपने बेटे की शादी करूं, और आप रहने दो, ये रिश्ता मत करो। तो लड़के का मतलब पिता कहता है, राजवीर सिंह अपनी पत्नी को समझाते हुए, कि अरे ये सब तो बेकार की अफवाह होती है, कुछ लोग जलन में आके कर देते हैं। जब गांव वाले, प्रधान जी सब हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है। ठीक है। वो कहती है चलो अगर आपको फिर भी भरोसा है तो एक बार पुलिस स्टेशन चले जाओ और वहां जाकर इस बारे में कुछ कह दो कि कल को कहीं ऐसा ना हो हमारे बेटे को किसी बात का जानलेवा खतरा हो। मतलब माँ ने अंदाजन ही ऐसा बोल दिया था। खैर, अपनी पत्नी के कहने पर वो चले भी जाते हैं। तो लड़के की माँ जब ये सब मतलब जान लेती है, सुन लेती है, तो उसे भरोसा नहीं होता, दिल नहीं मानता।
वो कहती है कि भाई मुझे डर लग रहा है कि कहीं रिश्ता करके कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो आप इस रिश्ते को रहने दो, हमें नहीं करना वो रिश्ता। लेकिन किसी तरह वो अपनी पत्नी को मना लेते हैं राजवीर सिंह, और कहते हैं छोड़ो ये सारी बातें, हम अपने बेटे का ब्याह वहीं करेंगे जहां हुआ है। खैर कोई बात नहीं, शादी भी हो जाती है। उसके बाद काफी धूमधाम से दोनों पक्ष शादी करते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। किसी भी तरह की कोई एक दूसरे से शिकायत ही नहीं होती है कि भाई शादी में ये मिस्टेक हुई, सब कुछ बढ़िया से हो रहा होता है। और दुल्हन अपने घर भी आ जाती है। दुल्हन निहायत ही खूबसूरत थी। उनके इलाके में, मोहल्ले में, गांव में ऐसी बहू शायद ही कोई होगी, वो इतनी खूबसूरत अच्छी थी। जिसने भी उस लड़की को देखा उसने तारीफ ही की कि वाह क्या बहू लेकर आए हो। फिर ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने कहा और लड़की की माँ को भी हुआ कि भाई लगता है सुंदर बहू होने के कारण किसी ने हमको ऐसे ही बहला फुसला दिया था कि हम रिश्ता ना करें। लड़की की माँ के दिमाग में से गलतफहमी दूर हो जाती कि हम बेकार ही इस बात को कह रहे थे कि वे रिश्ता ना करें, चलो अच्छा है कि ये बहू बन के हमारे घर आ गई। अब लड़के की माँ ने, सरस्वती ने, अपनी बहू का बड़े ही अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से। परिवार में सभी लोग खुश थे। अब बहू रहने सहने लग जाती है, शादी भी भली भांति हो जाती है, कोई बात नहीं। अब शादी के बाद बहू के तेवर कुछ अलग ही थे। बहू के तेवर थे कि जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन रखना, लड़ाई झगड़ा करना, मुंह बनाना, टोका टाकी करना, ऐसा कुछ उसने अपने घर का माहौल बना लिया था जिससे परिवार वालों को बड़ी ही दिक्कत आने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि बहू का मिजाज अच्छा नहीं है हमारे लिए। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो आगे घर गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे हमारे घर का माहौल रहेगा। हमने तो अपने परिवार के लिए एक अच्छी बहू चुनी थी, सुख शांति के लिए, कि हमारे घर में खुशहाली आएगी आगे। लेकिन जिस दिन से ये बहू आई है उस दिन से तो हमारे घर का कलेश बढ़ता ही जा रहा है। अब बहू का क्या करना था। बहू हर वक्त फोन पर बात करती रहती थी, कभी किचन में, कभी अपने कमरे में, कभी छत पर, कभी घर के आंगन में, जहां भी उसे वक्त मिलता, जैसे भी उसे टाइम मिलता, वैसे ही वो घर के काम में मतलब कम और फोन पर ज्यादा लगी रहती थी। उसका ध्यान ही नहीं था। दूसरी बात, उसे अपने पति से भी इतना लगाव नहीं था कि जैसे नई नई शादी हुई है अपने पति के साथ उसका उठना बैठना है, प्यार मोहब्बत है, वो भी नहीं था। शादी भी उसने एक फॉर्मेलिटी के लिए की थी। अपनी मांग में जो सिंदूर भरा था वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए भरा था, ताकि लोगों को लग जाए कि वो शादी शुदा है और उसका अपना एक पति है, एक परिवार है। अब रणवीर की जो एक बहन थी शालू, वो सबसे छोटी थी। घर में वो भी अपनी माँ के साथ, अपनी भाऊजी के साथ घर का काम वाम मतलब थोड़ा कर लिया करती थी, हाथ बटा दिया करती थी। इत्तेफाक अगर वो लड़की यानी शालू अगर घर में आकर अपनी भाभी का कोई भी सामान छू देती थी गलती से या प्यार में, तो वो एकदम गुस्सा हो जाती थी, नाराज हो जाती थी और ये सारी शिकायतें अपने पति से भी करती थी कि इसने मेरा सामान ऐसी तरह छुआ क्यों, हाथ क्यों लगाया, और चार बातें अपनी ननद शालू को भी सुनाती थी और जोर जोर से बोलना शुरू कर देती। इस तरह की बातें जब घर में होने लगी तो सरस्वती यानी रणवीर की माँ को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि बहू के स्वभाव अच्छे नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये तो बेवजह ही मतलब घर में चिड़चिड़ापन करने लगी है, ज्यादा बोलने लगी है। तो सरस्वती ने इस बात की शिकायत अपने बेटे से की, अपने पति से की, जो कि समझ सकते थे और बहू को समझा सकते थे। पति ने तो ये कहकर टाल दिया कि छोड़ो, अभी नई नई बहू आई है, कोई बात नहीं, पता नहीं उसका मिजाज अपने घर से ही ऐसा होगा, आगे चल के ठीक ठाक हो जाएगा, तुम ज्यादा इस बात पर गौर न करो। खैर सरस्वती इस बात को सुन तो लेती है लेकिन मानती नहीं, क्योंकि उसका दिल कुछ और ही कह रहा था, जैसा रंग ढंग उसने अपनी नई नवेली बहू का देखा था।
फिर वो अपने बेटे से, रणवीर से शिकायत करती है बहू की कि भाई वो सारा दिन फोन पर बातें करती रहती है, आंगन में देखो, आंगन में, छत पे देखो, छत पर जहां उसे मौका मिलता है वहीं बातें करती रहती है, और ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। रणवीर पूछता है अपनी माँ से, कहता है माँ, अगर उसकी पत्नी का नाम शीला था, तो वो कहता है माँ, अगर शीला किसी से बात करती है तो तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि वो किससे बात करती है? तो सरस्वती कहती है कि पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो रणवीर कहता है क्यों? कि वो तो हर वक्त अपने जीजा से बात करती रहती है, जब भी फोन पर हम सुनते हैं तब वो सारे हालचाल अपने जीजा के पूछती रहती है, कहती रहती है कि जीजा आपने खाना खा लिया, आप सोए कि नहीं, आपने काम किया कि नहीं, कब आए कब गए, आपने दवाई ली कि नहीं। इसी तरह की बातें मतलब सरस्वती अपने बेटे को बताती है कि पूछने की तो जरूरत ही नहीं है, बहू तो सारा दिन अपने जीजा से बातें करती रहती है, मैंने उसे किसी और से बात करते सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। अब चूंकि ये भी बुरा मानने वाली बात नहीं थी, क्योंकि शीला रणवीर की जो मतलब पत्नी थी, उस घर की नई नवेली बहू, उसकी शादी उसके जीजा ने ही की थी। कुछ समय पहले जब शीला के माता पिता गुजर गए थे, तो उसकी जीजी मतलब परिवार की ही थी, अपनी बहन को अपने घर ले आई थी एक जिम्मेदारी बताओ कि जैसे वो मेरे पास ही रहेगी और उसकी शादी भी मैं ही करूंगी, जैसे होगा, जिस तरह भी होगा। और इसमें उनका पति यानी शीला का जीजा राजेश इस बात में अपनी पत्नी का साथ देता है और शीला की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब शादी का वक्त आता है, लड़का ढूंढने लगते हैं इधर उधर, तब अचानक पता चलता है कि एक लड़का है बिहार में और काफी अच्छा उसका मतलब काम भी है और काफी अच्छे लोग हैं, सीधे साधे गरीब परिवार से हैं, लेकिन बहुत भले आदमी हैं। जब राजेश को इस तरह मतलब इस तरीके का रिश्ता मिलता है तो वो अपनी साली शीला के लिए हाँ कर देता है। शादी यानी शीला की शादी उसके जीजा जीजी ने ही की थी, इसलिए जब शीला अपने जीजा से बात करती थी या उसका जीजा उसे फोन करता था हालचाल पूछने के लिए, या शीला अपना हालचाल बताने के लिए जीजा को फोन करती थी, तो घर के अंदर कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वजह कि शादी तो उन्होंने ही की है, परिवार में अगर मायके में कोई शीला के थे तो वो उसके जीजा जीजा ही थे, जीजा जीजी ही थे, बाकी और कोई नहीं था। खैर कोई बात नहीं, रणवीर के दिमाग में ये सब फिट नहीं होता। वो माँ की बात सुन लेता है और माँ को समझाते हुए ये कह देता है कि माँ अपने जीजा से बात नहीं करेगी तो किससे करे, करती होगी बात, कोई बात नहीं, अभी अभी नई नई अपने घर से आई है, पीहर की याद तो सताती होगी ना, यहाँ के बारे में उन्हें बताती होगी, वहां के बारे में पूछती होगी। रणवीर काफी नरम दिल का लड़का था, वो इतनी लंबी सोच नहीं रखता था कि अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी ऐसा गलत सोचे। लेकिन माँ को, सरस्वती को ऐसा कुछ खटक रहा था, जो उन्हें ऐसा मतलब लग रहा था कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब एक दिन क्या होता है, शादी के कोई 15 दिन बाद लड़की अपने पति से कहती है कि जी मुझे ऐसे ऐसे बाहर शॉपिंग के लिए लेकर चलो और मैं जाना चाहती हूँ। तो लड़का मना नहीं करता, छुट्टी का दिन होता है संडे का, तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं इस बहाने तुम्हें घुमा भी लूंगा, कुछ खिला पिला दूंगा और शॉपिंग भी करा लूंगा। तो वो कहीं शहर मतलब अपनी पत्नी को लेकर जा रहा होता है बाइक पर, पत्नी पीछे बैठी होती है। तो अपने पति से कहती है कि आपने जो ये हेलमेट लगा रखा है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। वो पूछता है क्यों?
जी ये हेलमेट मुझे यूं अच्छा नहीं लग रहा, इसमें आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा, आपके बाल जो हैं वे लहरा नहीं रहे, जबकि मुझे आपका ये खूबसूरत सा चेहरा बिना देखे वो चैन नहीं आता। जब आपके बाल लहराते हैं तो मेरा दिल अंदर से उमड़ जाता है, यानी प्यार उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कुछ वो अपने पति से कहती है। पति रोमांटिक मूड में होता है क्योंकि पहली बार अपनी पत्नी को बाहर ले जा रहा होता है, तो अपनी पत्नी के कहने पर वो हेलमेट सिर से उतार देता है, जबकि वो बाइक पर होता है। बस इसी तरह दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं और अचानक से बाइक सवार लोग, जिन्होंने अपने चेहरे पे नकाब इस तरीके से बांध रखा होता है, और 4-5 गोली उस लड़के के सिर में या दिमाग में मारकर भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि लड़की को कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, एक लड़की जो कि एक पत्नी बन गई थी, दूसरे के परिवार की बहू बन गई थी, उसने अपने पति को मारने की एक ऐसी साजिश रची जो उसे नहीं रचनी चाहिए थी। इसके बाद लड़की भी वहां से फरार हो जाती है उन लोगों के साथ जिन्होंने उसे मारा होता। अब हादसा था कि भाई लड़के को मार दिया है, या कोई ऐसा मतलब उनका प्लान था कि लड़की को अचानक गायब होना पड़ा, ऐसा सब क्या था, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब जब लड़की गायब हो जाती है और लड़का बाइक पर मर जाता है, गोलियां लग जाती हैं, तो परिवार क्या करे? परिवार तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। भाई एक हादसा हो गया है, लोगों को तो यही लगेगा कि भाई ये हादसा हुआ है, किसी ने इसकी जान ली है, जानबूझकर ली है, या कोई दुश्मनी किसी ने अपनी निकाली है। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये साजिश है या उनके ही अपने किसी दुश्मन ने ये करतूत की है। वजह क्योंकि बहू गायब थी और बेटे को गोली मार दी गई थी। क्या बोलते? खैर पुलिस आती है, छानबीन करती है, पता लगाती है। घर की जो मतलब सास होती है, रणवीर की माँ, वो कहती है कि कुछ दिनों से घर में ऐसे ही कलेश चल रहा था, हमारी बहू का व्यवहार ठीक ठाक सा नहीं था, और हम अपने बेटे को भी कई बार बोले इस बात के बारे में, और अपनी पति को भी बोला, लेकिन उनकी कुछ भी समझ में नहीं आया। वो कहने लगे कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी आगे ठीक होने वाला नहीं है, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सरस्वती ने साफ लफ्जों में अपनी बहू की सारी कमियां पुलिस को बताई और ये बताया कि हमारी बहू हमारे बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। हमने कभी उसके साथ बैठे हुए उसे पल भर भी प्यार के क्षण देखा ही नहीं था, कि जैसे प्यार में पत्नी अपने पति के साथ बैठती है, खाना खाती है, ऐसा हमने अपनी बहू को अपने बेटे के साथ बैठा हुआ देखा ही नहीं था। और जब हमारा बेटा चला जाता था, तब हमारी बहू सारा दिन भर अपने जीजा से बात करती थी। यानी सारा कुछ शादी से लेकर एंड तक सरस्वती अपनी बहू के बारे में पुलिस को बताती है। पुलिस जब ये सारी बातें जान लेती है, तो पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि उनके बेटे को किसी और ने नहीं मराया, उनके बेटे को खुद उनकी बहू ने मरवाया है। और ये एक साजिश थी जिसकी वजह से लोगों को ये ना लगे कि ये कांड उनकी ही बहू ने किया है, यानी खुद रणवीर की पत्नी शीला ने ही किया है। सारी बातें सामने आने के बाद पुलिस कड़ी जांच करती है, शीला के परिवार वालों को भी बुलाती है, उसकी जीजा को भी, उसकी जीजी को भी, सबको पकड़ लेती है, सबसे पूछताछ करती है। राजेश की मोबाइल कॉल देखी जाती है, उसमें ये क्लियर हो जाता है कि वो हमेशा शीला से ही बातें किया करता था। वजह पूछी जाती है कि क्यों इतनी बातें किया करते थे, क्या मतलब था अपनी साली से इतनी बातें करने का, दिन में, रात में, सुबह शाम, जब तुम्हें पता था कि भाई तुमने अपनी साली की शादी कहीं और कर दी है, तो तुम्हें इतना मतलब बात करने की क्या जरूरत थी। लेकिन राजेश झूठ बोल देता है, पुलिस को बहकाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि
हमने अपने आप से अपनी पत्नी से वादा किया था कि हम हमेशा अपनी साली शीला का ख्याल रखेंगे, उसे उसको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। इसलिए हम बार बार ये जानने की कोशिश करते थे कि वो अपनी ससुराल में खुश तो है ना, कोई उसे दिक्कत तो नहीं है, बस। लेकिन पुलिस जानती थी, पुलिस को ये पक्का यकीन हो गया था कि ये काम राजेश का ही है और शीला से उसने जानबूझकर ये कांड करवाया है। कड़ी जांच करने के बाद ये बात साबित हो जाती है एक रिकॉर्डिंग के जरिए। यानी राजेश का जो फोन होता है जिससे वो हमेशा अपनी साली शीला से बातें किया करता था, उस फोन में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग जाती है। जब पुलिस जांच करती है, जो भी बातें उसने शीला से प्यार भरी की थी, जैसी भी की थी, वो सारी बातें पुलिस सुन लेती है, जान लेती है कि राजेश झूठ बोल रहा है। वो अपनी साली शीला से प्यार करता था और पहले भी, यानी शादी से पहले भी उसके अपनी साली शीला से अवैध संबंध थे। अब राजेश से इस बारे में और ज्यादा पूछताछ की जाती है। जब रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है, तब राजेश पुलिस को बताता है कि हाँ, ये सच है कि मैं शीला से प्यार करता था, लेकिन मैं मजबूर था, मैं शीला से शादी नहीं कर सकता था अपनी पत्नी के होते हुए। मुझे डर था कि मैं अगर इस तरह की कोई बात अपनी पत्नी के सामने रखूंगा तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने और शीला ने यह प्लान बनाया था कि भाई पहले हम तुम्हारी शादी करेंगे अच्छे से, धूमधाम से, ताकि तुम्हारे परिवार वालों को, हमारे परिवार वालों को ये लगे कि भाई हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा ली है। और उसके बाद जब तुम अपने पति के घर चली जाओगी तो उन्हीं के परिवार में या लड़के में भी कोई दोष निकाल कर इस रिश्ते को खत्म कर दोगी, या फिर अगर ऐसा होना या ना होना मुमकिन हो पाया तो तुम अपने पति को ही मार डालोगी। अब दोष तो शीला हर तरह से निकालने की कोशिश कर ही रही थी पहले दिन से, लेकिन पति में दोष कैसे निकालती? पति अपनी पत्नी की खूबसूरती पर इतना निहाल था कि वो उसकी हर बात को नजरअंदाज कर रहा था। इसलिए शीला मजबूर हो गई थी, वो अपने पति में कोई दोष निकाल ही नहीं सकती थी। ये बात भी उसने अपने जीजा राजेश से बताई और कहा कि मैं अपने पति पर कोई भी दोष नहीं लगा सकती, वो मुझे इतना प्यार करते हैं। तब राजेश ने दूसरी प्लानिंग की। उसने कहा ठीक है, तो तुम्हें रणवीर को बहाने से बाहर लेकर जाना है और बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। यानी राजेश ने ही शीला को आगे की प्लानिंग समझाई और फिर कुछ ऐसे गुंडे भेजकर रणवीर की जान ले ली और फिर उन्हीं गुंडों के साथ फरार हो गई, ताकि लोगों को ये लगे कि ये किडनैपिंग का केस है और उनकी बहू और उनके बेटे के साथ एक अत्याचार हुआ है। दोस्तों, इतनी बड़ी घिनौनी हरकत एक नई नवेली बहू ने सिर्फ और सिर्फ अपने जीजा के लिए की, उसका प्यार पाने के लिए की, उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए की। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी शीला को? उसके पास खूबसूरती थी, सब कुछ था, परिवार वालों ने या उसकी जीजी ने इतने मन लगाव से उसकी शादी कर दी थी और अच्छा परिवार भी मिल गया था उसे। सबसे बड़ी बात, जो उसका पति था रणवीर, वो अपनी पत्नी को देखकर इतना निहाल था कि उसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई अप्सरा मिल गई है। इसलिए वो हर बात को नजरअंदाज करता चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसके ही साथ रह रही है। एक ना एक दिन ये खूबसूरती उसकी जान ले लेगी और वो उस चीज को देख भी नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब रणवीर की जान गई तो वो अपने बीवी के प्यार में इस कदर खोया हुआ था कि बाइक पे सवार लोगों को, जो हाथ में मतलब बंदूक लिए हुए थे, पिस्टल लिए हुए थे, उन्हें देख ही नहीं पाया और गोलियों से छन्नी हो गया। और फिर उसके बाद उसकी पत्नी भी गायब हो गई, उसे मरा हुआ छोड़कर। एक बार भी उसने पलट कर नहीं देखा कि आखिर वो तड़प कर मर भी रहा है तो कैसे। तो दोस्तों, ये सारे जो मतलब साजिश रची, एक जीजा ने अपनी साली को पाने के लिए रची और साली नासमझ थी, इसलिए वो अपनी जीजा की बहकी बातों में आ गई, जो कि उसे नहीं करना था। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।